टीजीटी संस्कृत में जो चौथी महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम है उत्तर रामचरितम। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जो टीजीटी संस्कृत है उसमें ऐसी कौन सी किताबें हैं जिससे बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें भी हमने क्रम बनाया था कि पहली किताब कौन सी जहां से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो उसी क्रम में जो चौथी किताब है उसका नाम है उत्तम रामचरितम और इसे लिखा है भवभूति ने। जिस तरीके से कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरीके से जो भवभूति हैं वो पत्थरों को रुलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या करा है, पत्थरों को भी रुला दिया। वज्र का हृदय फट पड़ा और पत्थर भी रोने लगे। कहानी तो आपको पता ही होगी उत्तम रामचरितम की। नाम देखिए क्या है, उत्तर रामचरितम। उत्तर होता है, एक पूर्व होता है। ये बाद की कहानी है। जब वनवास हो गया, इसके बाद में राज्याभिषेक हो गया, तो एक दिन क्या होता है, लक्ष्मण ने सारी गैलरी सजा रखी थी। काहे कि गैलरी समझते हैं कि जिस तरीके से जो फोटोग्राफ होते हैं या पेंटिंग्स होती हैं उनको रख दिया था। उसको जब राम देखते हैं, सीता देखती हैं, तो ये सभी को पुराने दिन याद आ जाते हैं। तभी तो इसका नाम रखा गया उत्तम रामचरितम। और पुराने दिन याद करके क्या होता है, रोने लगते हैं और बड़ा दुख होता है कि बताओ किस तरीके से, मतलब वो दिन में जब राम को मूर्छा आ जाती थी, वो बेहोश हो जाते थे, वहाँ ये प्रॉब्लम होती थी कि बताओ यहाँ ढूंढना पड़ रहा है, वहाँ ढूंढना पड़ रहा है। तो ये क्या था कि एक तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम वाली स्थिति थी कि इंसान तो इंसान, जो पत्थर थे उनका भी हृदय फट पड़ा था। इसका वर्णन किया है किसने, उत्तम रामचरितम में भवभूति ने। अब बात ये आती है कि उत्तम रामचरितम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन एग्जामिनर को कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, कभी तो मात्र 3 क्वेश्चन दे देते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो 2021 में देखो, जिसने परीक्षा पैटर्न समझ लिया परीक्षा करना आसान हो जाता है। अब 2021 है, उसमें 7 क्वेश्चन आए हैं। अब पता नहीं क्या हो गया एग्जामिनर को, 2019 में मात्र 3 ही क्वेश्चन दे दिए। अब बताओ 7 से सीधे 3। फिर 2015 में कितने क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आए। 2010 में 7 क्वेश्चन आए। 2005 में 9 क्वेश्चन, 2004 में 12 क्वेश्चन। तो देखो अधिकतम क्वेश्चन कितने हैं, 12 आए। तो इसलिए जो एक ऐसी किताब है जो ऊपर भी नंबर कर सकती है, नीचे भी। भाई यहाँ पे सीरियस रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब बात ये आई कि उत्तम रामचरितम पूरा पढ़ना है, जी नहीं, उत्तम रामचरितम का केवल तृतीय अंक पढ़ना है। हालांकि कहानी तो पूरी पता होनी चाहिए, पर महत्वपूर्ण रूप से कौन सा अंक पढ़ना है, तृतीय अंक पढ़ना है। जिसमें क्या जो सबसे अधिक क्वेश्चन आए हैं परीक्षा पैटर्न में, वो आपके कहानी से आए हैं। किससे आए, कहानी से आए कि कौन क्या कह रहा है, कहानी क्या चल रही, स्टोरी क्या चल रही है। अगर आप ये जानना चाहो कि कहानी से किस तरीके के क्वेश्चन आए तो वो भी आपको बताए जा सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हैं। जैसे इन्होंने ये कहा है कि करुणरस प्रधान नाटक है, कौन सा, उत्तम रामचरितम। उत्तम रामचरितम में कितने अंक हैं, उत्तर रामचरितम में बर्डे, तमसा और मुरला क्या हैं, 2 नदियां हैं। उत्तम रामचरितम में छाया अंक कौन सा है, तृतीय है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं किससे, आपकी कहानियों से। और यहाँ भी देखा जाए तो कहानी से बहुत क्वेश्चन आए। 2019 में 2 क्वेश्चन आए, 2015 में 11 क्वेश्चन आए, 2010 में 3 क्वेश्चन आए, 2009 में 7 क्वेश्चन आए केवल कहानी से। इस तरीके से ये पूरा एनालिसिस होता है कि कितने क्वेश्चन कितने कहाँ पर आए हैं। तो जो एक एवरेज की हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो किससे आए हैं, आपके कहानी से आए हैं। तो आपको पूरी स्टोरी उत्तम रामचरितम की पता होनी चाहिए। और यह ऐसा नहीं है कि केवल आपको तृतीय अंक की स्टोरी पता हो, आपको क्या है, पूरे उत्तम रामचरितम की स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें आपको कैसे तैयार करना है, आप शुरुआत कवि से ही करिए, क्योंकि कवि से क्या है, एक माहौल बन जाता है। और कवि में भी आपको कुल कितनी चीज़ तैयार करना है जो परीक्षा पैटर्न में पूछी जा रही हैं या परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रही हैं। तो उसमें जो पहली चीज़ आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रचनाएं, कि जो भवभूति हैं उनकी और प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उन रचनाओं का कौन सा उपजीव्य है। उपजीव का मतलब समझते हैं, उपजीव का मतलब एक बड़ा ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत होते हैं और उससे जो छोटे छोटे ग्रंथ बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके पास 5 किलो दूध है, अब उसी दूध में से आप चाय बना रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो। अब मैं पूछूं कि कॉफ़ी का उपजीव क्या है, ये दूध। चाय का उपजीव क्या है, ये दूध। आप दही बना रहे हो, दही का उपजीव क्या है, ये दूध। ठीक है, जैसे कोई एक बड़ी चीज़ होती है फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लेते हैं।
तो बड़ी चीज को कहते हैं उपजीव्य। क्लियर हो गया। तो आपको कवि की सभी रचनाएं क्लियर करनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न रचनाएं पूछी हैं। फिर कवि का मूल नाम भी उन्होंने खूब पूछा, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके आश्रयदाता थे ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स बनाए तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको एक ही पेज में ये सब चीजें क्लियर करा दूंगा कि क्या उनके मूल नाम है, कौन आश्रयदाता है। उक्त कवि विषयक उक्तियां, उक्ति कवि विषयक। कई बार कवियों की दूसरे कवि प्रशंसा करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कवि की किसने प्रशंसा करी है। अगला है स्थिति काल, उनका स्थिति काल क्या था। तो कवि के अंदर आपको इतनी चीजें तैयार करना है जो लगातार परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगला है कहानी, कहानी में आपको क्या देखना है, तो पूरी कहानी पता होना चाहिए। दूसरा, किसने क्या कहा, कहानी में ही किसने क्या बात कही है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और विशेष रूप से जो तृतीय अंक की कहानी है, ये पूरी आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। अगला है सूक्ति, सूक्ति भी खूब आती है। सूक्ति में आपको श्लोक पता होना चाहिए, यानी पूरे श्लोक की कोई भी पंक्ति आ सकती है कि ये पंक्ति किस ग्रंथ से, किस ग्रंथ से, उत्तम रामचरितम से। दूसरा ये पूछ सकता है इस सूक्ति का वक्ता कौन है, इस सूक्ति का वक्ता कौन है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है इसी में से कि सूक्ति में शब्दार्थ, दो लाइनें दे देंगे और पूछेंगे इसमें क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है या इस शब्द का क्या मतलब है। और तीसरी चीज व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसमें समास पूछ लेंगे, कारक छंद समास पूछ लेंगे और आपका अलंकार भी पूछ सकते हैं, या उस शब्द में कोई धातु प्रत्यय भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से कवि, कहानी और सूक्ति, पहले नंबर पर कहानी तैयार करना है, दूसरे पर कवि, तीसरे पर सूक्ति। तो इस तरीके से आपको अपना भवभूति का उत्तम रामचरितम तैयार करना है।